हेलो, नमस्कार सभी को। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी अच्छे से करते रहिए। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और यूपी टेट का पेपर तो अभी बस कुछ ही दिनों में है, तो तैयारी थोड़ी अच्छी रखिए। ये क्लास सीडीपी के 50 क्वेश्चन की जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ उसकी है। क्लास नंबर 4 है ये, जिसमें 50 क्वेश्चन है। बाकी के मैं आगे की 3 क्लासें और करवा चुका हूँ, उनको भी आप एक बार देख लेना। इसमें सीडीपी के 50 क्वेश्चन है। ये पता है, इसको अगर आप करते हैं तो आपको सीडीपी जो आप पेपर में आने वाली है उसमें आपको आसानी रहेगी करने में। ऐसा ही पेपर आने वाला है, लगभग लगभग यही क्वेश्चन होते हैं जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं, या इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। तैयारी थोड़ी अच्छी रखिए और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। विकास, डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसी होती है? जो विकास है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसे होती है? निरंतर प्रक्रिया होती है, अचानक होने वाली प्रक्रिया है, रुक-रुक कर होने वाली प्रक्रिया है, या फिर केवल शारीरिक परिवर्तन है? तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है? कंटीन्यूअस प्रोसेस है, सडन प्रोसेस होती है, या डिसकंटिन्यू मानी जाती है, या फिर ओनली फिजिकल होता है? तो विकास क्या है? ये ना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के बारे में कहा भी जाता है, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि विकास ना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बॉर्न टू टॉम होती है। जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेके एक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास होता रहता है निरंतर। रात दिन विकास होता रहता है। हाँ, लेवल अलग-अलग हो सकते हैं, विकास हो सकता है बुद्धि के लेवल पे हो रहा हो सकता है आपकी समझ कितनी विकसित हो रही है, कभी-कभी आपका बॉडी का विकास हो रहा होता है, आपका शरीर विकास कर रहा होता है, आपकी लंबाई बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है आपका, है ना? तो इस तरीके से विकास निरंतर चलता रहता है, चलता ही रहता है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समायोजन का अर्थ क्या है? समायोजन का अर्थ क्या होता है? एडजस्टमेंट का अर्थ क्या होता है? वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करना, केवल पढ़ाई करना, याद करना, अनुशासन बनाए रखना। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करना। आप मान लो एक किसी गाँव में रहते हैं, आप अचानक से किसी शहर में अगर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप वहाँ जाके क्या करते हैं? आप समायोजन करते हैं, वहाँ जाके एडजस्ट करते हैं। वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं। वहाँ का क्या है कि शाम को 6-7 बजे के बाद कोई घरों से नहीं निकलते हैं गाँव में। शहरों में क्या है, रात के 10-11 बजे तक भी रात में दुकानें खुली रहती हैं, लोगों का आवाजाही रहती है, या फिर कहें कि लोग ड्यूटी से वापस आते हैं। पर गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में लोग खेत से जब तक सूर्य की रोशनी रहती है तब तक गाँव में लोग खेतों में काम करते हैं, उसके बाद वापस घर आ जाते हैं। यानी कि 6-7 बजे तक वो घर आ ही जाते हैं। खाना जल्दी खा लेते हैं, रात को सो जल्दी जाते हैं, सुबह को उठते बहुत जल्दी हैं। लेकिन शहरों में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, खाना लेट खाते हैं, सुबह तक लेट तक सोते रहते हैं, है ना? तो क्या करते हैं, आप एडजस्टमेंट करते हैं। लोगों से कैसे बात करनी है, सारा एडजस्टमेंट का ही तो प्रोसेस है। आप बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी। आप बड़ों के साथ, अपने से बड़ों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, उसमें भी आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये ना वातावरण के साथ, आप जिस समाज के साथ रह रहे हैं, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, उसके साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं, उसे ही एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करना एडजस्टमेंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफेंस मैकेनिज्म की अवधारणा किसने दी? जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसकी अवधारणा किसने दी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी, पियाजे ने दी, वाटसन ने दी, या फिर ब्रूनर ने दी? तो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में किसने बात करी है, इसकी अवधारणा किसने दी? हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म? तो इसकी बात किसने करी है? ये सिगमंड फ्रॉइड जी ने बात करी है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ना रक्षा युक्ति। डिफेंस मैकेनिज्म का हिंदी का अर्थ होता है रक्षा युक्ति। आप क्या करते हैं, हर चीज के लिए आपके अंदर ना आपने एक सोच रखा है। जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, उस टाइम पे आपने उसके लिए जवाब नहीं दे पाए आप, फिर क्या करते हैं, आप घर आते हैं तो आप एक सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में आपके एक लूप चलता रहता है कि मैं ऐसे बोल सकता था, इसको इस तरीके से जवाब दे सकता था। नेक्स्ट टाइम जब क्या होगा, उस तरीके की अगर आप सिचुएशन में होंगे, आप वैसे ही रिएक्ट करेंगे और आप जवाब भी दे पाएंगे। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। आप क्या करते हैं, अगर आप पे किसी ने आरोप लगाया किसी चीज का, आप उसको डिफेंड करने लगते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कई प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो ये किसने दिया? ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। सिगमंड फ्रॉइड जी ने एड ईगो सुपर ईगो का भी कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ए सही हो जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म की अवधारणा किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड जी ने दी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत? अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा है जो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। डेवलपमेंट कई रूप में होता है, मैंने बताया आपको। तो निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास होता रहता है, ये बिल्कुल सच है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, पता है क्या है, हाथों का
हाथों का, शरीर का या आपकी पूरी बॉडी का एक साथ विकास हो रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए होती हैं सारी चीज़ें। अगर आपके बुद्धि का विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो शारीरिक विकास आपको इम्पैक्ट करेगा उसमें। अगर आपका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ है तो आपका संज्ञानात्मक विकास पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंध होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, ये कहते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न के आधार पर होता है। विकास हमेशा ना एक पैटर्न में होता है। पहले बच्चे का जन्म होगा, जन्म के बाद कहते हैं कि इन्फेंट्री स्टेज होती है जिसमें बच्चा क्या है अपने सेंसेस के माध्यम से सीख रहा होता है। बच्चा गर्दन घुमाना सीखता है, पहले आंखों को घुमाना सीखता है, फिर गर्दन। धीरे धीरे वो कहते हैं ना विकास 2 क्रम में होता है, जिसको सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। सेफेलोकॉर्डल सर से पैर की तरफ होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो क्या है, विकास ना एक पैटर्न में ही होगा। ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था से पहले किशोरावस्था आ जाए, नहीं, किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था आना ही है ना। तो ये इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए या किसी भी जगह के लिए सेम पैटर्न में विकास होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइड, ये नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आता है विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्यों सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, क्योंकि जो गलत है वही हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन की एजेंसी के बारे में पूछ रहा है वो। तो द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी कौन सी है, परिवार एवं पास पड़ोस, या फिर परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो द्वितीयक सामाजिक एजेंसी में क्या आएगा, परिवार एवं पास पड़ोस। परिवार जो भी होता है बच्चे का, इमीडिएट फैमिली को हमेशा आप क्या करते हैं, प्राइमरी में रखते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है वो परिवार है। प्राथमिक क्या है, परिवार के साथ अगर पास पड़ोस आ रहा है तो ये प्राइमरी के अंतर्गत ही आ जाता है। परिवार एवं मीडिया, जिसमें भी आपका परिवार है, इमीडिएट फैमिली है, वो प्राइमरी में ही आएगी, उसे सेकेंडरी में आप नहीं डाल सकते। तो आप देखिए परिवार एवं पास पड़ोस ये तो नहीं है। परिवार एवं मीडिया सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। आप मीडिया से सीखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आप उससे चीज़ों को सीखते हैं, तो ये सेकेंडरी है। लेकिन परिवार प्राइमरी है, तो ये भी नहीं आएगा। विद्यालय एवं मीडिया, यस, विद्यालय एवं मीडिया क्या है कि आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सामाजिकरण। आप घर परिवार से जो सीखते हैं उसे प्राइमरी में कहते हैं। सेकेंडरी में आप मीडिया से सीख रहे हैं, आप विद्यालय से सीख रहे हैं, खेल से आप सीख रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वहां सीख रहे हैं, आप कहीं गए हैं घूमने, आपने वहां से सीख लिया, कुछ भी है। प्राइमरी हमेशा आपका परिवार प्राइमरी में आएगा। आप एक चीज को ध्यान रखिए, आस पड़ोस या फिर कहें आपका समाज अगर प्राइमरी के साथ आ रहा है तो उसको प्राइमरी में आप ले लेंगे। अगर वो सेकेंडरी में आ रहा है जिसमें विद्यालय है, मीडिया है, अखबार है, इस तरीके के आ रहे हैं, किताबें हैं, ये सब के सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, सी सही हो जाएगा। मीडिया और विद्यालय सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्यालय एवं मीडिया क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। और प्राइमरी क्या है, आपका परिवार, आपके माता पिता, और कहें तो आपका पास पड़ोस, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। ध्यान रखना, हर बार ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसको बड़ा अच्छे से एक बार देख लेना, एक बार में आप नहीं भूलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास है। मानव का जो विकास है वो क्या है, मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, कुछ सीमा तक मात्रात्मक और गुणात्मक है, या फिर ए और बी दोनों। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ये क्या है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे, मात्रात्मक का मतलब होता है जिसके आप माप कर सकें, जिसको आप माप सकें, जैसे हाइट, वेट है ना, शरीर का साइज कैसा है, इसको आप माप सकते हैं। लेकिन गुणात्मक में क्या है, गुणात्मक में आपकी बुद्धि आएगी, बुद्धि का विकास किस स्तर तक हो गया है, इसको आप माप नहीं सकते बहुत हद तक, है ना। तो हालांकि आप बुद्धि के टेस्ट कराए जाते हैं लेकिन उसके आधार पर एक्यूरेट कोई जानकारी नहीं होती है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक विकास दोनों, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक बड़ा एस्पेक्ट है, कहें तो अम्ब्रेला टर्म है डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है, जिसको आप कहते हैं वृद्धि कहते हैं। वृद्धि हाइट, वेट, साइज, इसमें जो जिसको आप माप सकते हैं यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं, वो वृद्धि है, आपकी ग्रोथ है। और डेवलपमेंट एक बड़ा है, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आ जाती है। तो ध्यान रखिए, जो विकास होता है डेवलपमेंट, ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आंसर कौन सा सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगों के विकास का अनोखा काल कहा है। कोल जो कॉल जी थे और ब्रूस जी थे, इन्होंने विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है, मतलब बच्चे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको इन्होंने अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को कहा है, शैशवावस्था को कहा है, किशोरावस्था को कहा है, या फिर प्रौढ़ावस्था को कहा है। तो चाइल्डहुड
इन्फेंसी, एडोलसेंस या फिर अडल्टहुड। तो इन्होंने किसको विकास का एक अनोखा काल कहा है। तो कोल तथा ब्रूश ने बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को एक अनोखा काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो मानते हैं, दोनों ही लोग ये कहते हैं कि बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है ना, ये बड़ा अनोखी पीरियड होता है इसका। इसमें माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें ना सीख ले जिसकी वजह से आगे चल के समझाना मुश्किल पड़े, क्योंकि ट्रांजिशन बहुत फास्ट हो रहा होता है, एकदम रैपिड चीज़ें बदल रही होती हैं। बच्चा नई नई शब्दावली का विकास हो रहा है, उसके अंतर्गत नई नई गुणों का विकास हो रहा होता है, नए नए लोगों से मिल रहा होता है, नई नई आदतें उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो माता पिता के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है इस टाइम पे। तो कोल ब्रूश ने यही कहा है कि माता पिता के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग पीरियड होता है इस टाइम का। तो इसको चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था का उन्होंने अनोखा काल कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? इनमें से ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा विकास से संबंधित है? पावलोव जी हैं, विने जी हैं, चॉम्स्की जी हैं या फिर मास्लो जी हैं। तो आप देखिए कि भाषा विकास के बारे में किसने बात करी है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने कहा था? नोम चॉम्स्की जी। नोम चॉम्स्की जी कहते हैं कि इंसान जो मानव है, ये ना जन्म के साथ ही इसके अंदर भाषा ग्रहण करने की क्षमता के साथ इसका जन्म होता है, बाकी कोई और जीव नहीं। लेकिन इंसान, ह्यूमन का जब जन्म होता है, एक इंसान का जब जन्म होता है, उसके अंदर ना भाषा सीखने का एक आंतरिक गुण होता है। उन्होंने कहा है कि बच्चे के दिमाग में इस तरीके का कोई यंत्र होता है जिससे क्या करते हैं, वो बच्चे भाषा को एक्वायर कर सकते हैं। अमेरिका में होंगे तो वहाँ की भाषा सीख लेंगे, इंडिया में होंगे वहाँ की भाषा सीख लेंगे। इंडिया में अगर किसी अलग स्टेट में रह रहे हैं, केरला है, बंगाल है ना, तमिलनाडु है, किसी भी जगह अगर बच्चा रह रहा है तो वहाँ की भाषा वो एक्वायर कर लेगा, क्योंकि वो जन्म से ही बच्चे के अंदर भाषा एक्वायर या अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसको एलईडी भी कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। के बारे में किसने बात करी है? नोम चॉम्स्की जी ने बात करी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, भाषा के बारे में जब भी बात हो, आप नोम चॉम्स्की जी को ही टिक करिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल्स? लिखना, राइटिंग करना, चढ़ना, क्लाइंबिंग करना, फुदकना, हॉपिंग करना या फिर दौड़ना, रनिंग करना। तो क्या है कि जो गतिक कौशल के 2 उदाहरण हैं, एक फाइन मोटर होता है, एक ग्रॉस मोटर होता है। फाइन में क्या होता है, जहाँ छोटी मांसपेशियों का आपका यूज हो रहा है उसे फाइन कहते हैं। फाइन मतलब छोटी चीज में, और ग्रॉस मतलब बड़ी मांसपेशियां जहाँ आपकी यूज हो रही है उसको ग्रॉस कहते हैं। जैसे कि क्या है कि चढ़ना, आप क्लाइंबिंग करते हैं, रस्सी ऐसे करके चढ़ी जाती है, तो क्या है कि रस्सी जब आप चढ़ रहे हैं तो आपकी बड़ी मांसपेशियां, ये आर्म्स आपके यूज हो रहे हैं, आपके लेग्स यूज हो रहे हैं, तो ये ना ग्रॉस मोटर का पार्ट है। फुदकना, आप खुदक रहे हैं, कूद रहे हैं, आपकी बड़ी मांसपेशियां उसमें यूज हो रही हैं। दौड़ना, दौड़ने में तो पूरे पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, है ना, तो ये भी बड़ी। लेकिन लिखना जब आप ऐसे बारीकी में लिखते हैं छोटे छोटे वर्ड्स में, तो क्या है, ये फाइन मोटर है। लिखना हो गया, सुई से सिलाई करना हो गया, कढ़ाई करना हो गया, या लड़कियों के लिए होता है जो मेकअप करती हैं, है ना, तो मेकअप में जैसे आईलाइनर लगाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता इतनी सारी चीज़ें लड़कियों की, तो वो फाइन मोटर का पार्ट है। लेकिन ग्रॉस मोटर का क्या है, जिसे स्थूल कौशल और क्या कहते हैं, सूक्ष्म कौशल कहते हैं। तो सूक्ष्म कौशल क्या है, जहाँ छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है उसे सूक्ष्म कौशल है, और जहाँ पे कहें कि जहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है वो ग्रॉस मोटर है। फाइन में जैसे एक सर्जन ब्लेड से बहुत छोटे छोटे ऑपरेशंस कर रहा है, तो ना वो फाइन है। ग्रॉस में क्या है, आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, आपने कोई हाथों से बाल्टी को उठाना हो गया, या कहें तो आपने कोई बड़ा काम आप कर रहे हैं जहाँ आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जहाँ आपकी बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है ना, फाइट करना हो गया, है ना, क्रिकेट खेलना हो गया, ये ना ग्रॉस, सारे के सारे ग्रॉस के उदाहरण है। फाइन जहाँ छोटा छोटा लिखना होता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये बहुत छोटी छोटी बारीकी काम होते हैं, तो यहाँ पे आपका फाइन मोटर स्किल होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए सही हो गया, लिखना। राइटिंग क्या है आपका? फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? वो कह रहा है, इन विच द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स? वो कह रहे हैं अपने जो पीयर ग्रुप के प्रति एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं, किस में? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, फिर बाल्यावस्था में। अर्ली चाइल्डहुड बहुत छोटी एज होती है, इन्फेंसी के बाद तुरंत अर्ली चाइल्डहुड आती है।
चाइल्डहुड तो पूरा ही पीरियड होता है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड आ जाती है। अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था तो बहुत बड़े बच्चे हो जाते हैं जिसमें क्या है कि टीनेज से बाहर निकल चुके होते हैं। एडोलसेंस, यस, एडोलसेंस एक ऐसी एज है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे अपने पीयर्स के प्रति जुड़ जाते हैं, यानी कि एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, उनकी चीज़ों का उन पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, उनकी चीज़ें वो फॉलो करने लगते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ये किससे रिलेटेड है? संवेगात्मक विकास है, इमोशन डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या फिर शारीरिक विकास है? संज्ञानात्मक विकास है या फिर शारीरिक विकास है? ये संवेगात्मक विकास है। इमोशन का डेवलपमेंट किसी के अंदर कितना हुआ है, उससे क्या है कि गुस्सा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कितना होना है, किस समय होना है, किस पर होना है, सही पर्पज के लिए होना है, किस डिग्री में होना है, कितना हो जाना चाहिए, है ना, समय देख के होना नाराज, ये कौन कर सकता है? जिसका इमोशन पे बहुत अच्छा कवर अप होगा, जिसने अपने इमोशन पे अच्छा कंट्रोल कर रखा है, उसको ये सारी चीजें करना आसान होता है। जिसको अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं होगा, बात बात पे गुस्सा आ जाना, किसी भी बात पे कहीं भी चिढ़ जाना, किसी को भी गलत तरीके से बोल देना, क्या है कि जिसका इमोशन डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं हुआ होता है, उसको ये करने में बड़ी कठिनाई रहती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ए सही हो जाएगा। किससे संबंधित है ये? संवेगात्मक विकास। अगर इमोशनल डेवलपमेंट आपका अच्छे से हुआ है तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान होती हैं। कभी कभी कहीं क्या होता है कि आपको गुस्सा आ रहा होता है लेकिन समय सही नहीं होता है या वो जगह सही नहीं होती है, या देखा जाता है कि इस चीज के लिए क्या इतना गुस्सा जायज था, कम कर सकते थे, कुछ और भी बात करी जा सकती थी। लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसका इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो चुका होता है या फिर होना चाहिए। ये बहुत कम लोगों में होता है। जरा जरा सी बात पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयां कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। इमोशन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों में निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा है यूपी का, वो यूपी में किसी जिले में यूपी की भाषा सीख रहा है और उसी भाषा से वो वहां से पढ़ाई कर रहा है वहां के स्कूल में। एक बच्चा है जो बिहार से आया है, उसके लिए क्या है, हिंदी जो यूपी में बोली जा रही है भाषा, बच्चा वहां बिहार का है, वो भोजपुरी बोल रहा है ना, तो वो जब यहाँ आ रहा है तो उसके लिए ये जो हिंदी है ये सेकेंडरी भाषा है, और जो यहाँ का बच्चा है उसके लिए फर्स्ट भाषा है ना, प्राइमरी लैंग्वेज है उसके लिए। जो वहां से बच्चा आया है उसके लिए सेकेंडरी लैंग्वेज है। दोनों ही बच्चे ऐसी कौन से प्रकार की गलतियां हैं जो समान रूप से करेंगे? आधिकारिक सामान्यीकरण करेंगे, ओवर जनरलाइजेशन करेंगे, सरलीकरण करेंगे, क्रिया विकासात्मक गलतियां करेंगे, या फिर अतिरिक्त अशुद्धता करेंगे? तो क्या है, ओवर जनरलाइजेशन, ये क्या है, ये दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। ओवर जनरलाइजेशन मतलब बातों को एक तरीके से लगातार रिपीट करते जाना। मतलब कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि इस चीज को ऐसे ही बोला जा सकता है, किसी बात को पूरा ना बोलना, थोड़े थोड़े शब्दों में बोल देना, ओवर जनरलाइजेशन। सामान्यकरण, किसी चीज को सरलीकरण कर लेना, सरलीकरण भी इसका नहीं है। विकासात्मक, डेवलपमेंटल गलतियां, चाहे बच्चा सेकेंडरी भाषा का सीख रहा हो या फर्स्ट लैंग्वेज उसकी हो, ये सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज किसी रूप में अगर बच्चा सीख रहा है, बाहर से आया हुआ है या उसी जगह का है, उसको डेवलपमेंटल जो गलतियां हैं वो दोनों ही बच्चे समान करेंगे। जैसे कि अक्षरों को पहचानना विकासात्मक है, एज के हिसाब से चीजों को सीखना, बिहार का बच्चा भी उसी एज ग्रुप में आके उसका बुद्धि का विकास उतना हो रहा होगा, उतना ही उत्तर प्रदेश का हो रहा होगा। ये डेवलपमेंटल गलतियां हैं, उसी प्रकार की वो दोनों गलतियां सेम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा क्वांटम फिजिक्स समझना शुरू कर देगा या फिर एक बच्चा नहीं समझ, वो डेवलपमेंट विकास के खुद का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, तो क्या है, विकासात्मक डेवलपमेंट ये दोनों ही बच्चे एक रूप से करेंगे, त्रुटि कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राहुल तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि रिया महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। राहुल और रिया के बीच यह चर्चा किस पर विषय में हो रही है? राहुल कह रहा है कि जो भाषा का विकास है वो व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, मतलब वो कहता है वो बच्चा जो हेरिडिटी से गुण मिला है उससे भाषा विकास प्रभावित होता है। रिया कह रही है कि ऐसा नहीं है, बच्चे का परिवेश कैसा मिला है, उसे समाज कैसा मिला है, यानी कि वातावरण किस रूप में मिल रहा है, उससे भी बच्चे का भाषा का विकास प्रभावित होता है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना के बारे में बात कर रहे हैं, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस कर रहे हैं, सतत तथा असतत पर अधिगम पर बात कर रहे हैं, या फिर प्रतिक्रिया प्रकृति तथा पालन पोषण पर बात कर रहे हैं। ये ना नेचर और नर्चर के बीच में बात कर रहे हैं। नेचर
नेचर क्या है? जो आपको प्रकृति में मिला है, जो आपको वातावरण मिल रहा है वो नेचर है। नर्चर क्या है? जो आपको हेरिडिटी से मिला है, जो आपका परिवार, आपके माता-पिता से जो आपको गुण मिले हैं, जो आपके जैसे आपकी हाइट, वेट, आपकी आँखों का रंग, है ना? ये आपके माता-पिता से आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्या है कि आप समाज से आप क्या भाषा आप समाज से सीखते हैं। यहाँ आके आपने हेल्दी फूड नहीं खाया, आपका वेट बढ़ जाएगा। आपने अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना नहीं किया, आपके आचरण खराब हो जाएँगे। तो क्या है, ये ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये नेचर और नर्चर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकृति और पालन-पोषण के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा है इसका? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट 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 के बजाय डॉट 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 अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में क्या अधिक है? सामाजिकरण अधिक, अहम केंद्रित है, जीववादी, कॉमा सामाजिकृत है, परिपक्व या अपरिपक्व है, अहम केंद्रित है या फिर सामाजिकृत है। तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है? मध्य बाल्यावस्था ध्यान रखिए, सेंसरी मोटर सेंसरी पीरियड के बाद तुरंत बच्चा निकल के आता है, मध्य बाल्यावस्था में पहुंचता है। मध्य बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड जब होता है, उसके बाद मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड पहुंचता है। तो ये किसके बीच की बात हो रही है? ये ना बच्चा वही है, लगभग कहें तो 3 साल से लेके 6-7 साल तक का बच्चा ये है। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि इसमें क्या है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बारे में उन्होंने भी पूछा है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय, सामाजिकृत सोशलाइज नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? अहम केंद्रित, मतलब खुद में केंद्रित, मतलब ईगो सेंट्रिक होती है। ईगो सेंट्रिक का मतलब खुद में रहता है बच्चा। अब उसको जो अच्छा लग रहा है वो उसको अच्छा लग रहा है, उसको जो बात पसंद आ रही है वो उसको पसंद आ रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाले को ये चीज़ खराब लग रही है। उसको अगर कोई कार्टून पसंद आ रहा है तो उसकी टीवी पे वही चलना चाहिए। आपको न्यूज़ नहीं देखने देंगे, आपको मैच नहीं देखने देंगे या कुछ भी है, क्योंकि वो बच्चा क्या है? ईगो सेंट्रिक है। उस टाइम पे उसका खुद को उसने सेंटर में रखा हुआ है, उसको लग रहा है कि मैं ही सेंटर में हूँ, पूरी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत न होकर अहम केंद्रित होती है। भाषा का विकास उसका अहम केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास का सिर पदानुमुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। ये किस प्रकार से आगे बढ़ता है? भिन्नों के एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो मैंने आपको प्रकाश के 2 क्रम अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये क्या है? सेफेलोकॉर्डल के बारे में आपसे पूछ रहा है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। सबसे पहले आपके सेंटर का विकास होगा, उसके बाद आप बाहर की आपकी उंगलियों की तरफ विकास बढ़ता जाता है। कोई भी चीज पहले आप हाथों से पकड़ते थे, पूरा हाथ लगा के पकड़ता है छोटा बच्चा, धीरे धीरे जैसा वो बड़ा होता जाता है वो उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? इसका कहते हैं कि सेंट्रल से बाहर की तरफ विकास हुआ है। और हेड टू टो विकास होता है, उसके सर से लेके पैर के अंगूठे की तरफ विकास होता है। पहले बच्चा आंखों को संभालना सीखता है, गर्दन घुमाना सीखता है, उसके बाद हाथों पे कंट्रोल आता है, उसके बाद पैरों पे कंट्रोल जाता है। तो इसे सर से पैर का विकास कहते हैं, जिसको सेफेलोकॉर्डल कहते हैं या फिर मस्तिष्क पदोन्मुखी भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शारीरिक विकास इनमें से किस अवधि में सबसे ज्यादा तीव्र गति से हो रहा होता है? शैशवावस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सबसे ज्यादा वृद्धि आपकी कहें तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपके शरीर का विकास सबसे ज्यादा कब हो रहा होता है? सबसे ज्यादा आपका शरीर का विकास हो रहा है आपका शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेके लगभग 5 से 6 साल तक बच्चे के शरीर का विकास बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे, आप देखते हो बच्चे के लिए अगर आपने शूज लिए या फिर आपने बच्चे के लिए चप्पल ली है, एकदम से छोटी हो जाती है। कपड़े देखो आप, छोटे बच्चों के कपड़े 6 महीने के अलग हैं, 9 महीने के अलग हैं, 12 महीने के अलग हैं। बच्चे के कपड़ों का साइज एकदम बदलता चला जाता है। जबकि आपका क्या है, आप अभी क्या है एडोलसेंस में हो, है ना, या फिर आप बड़े हो 20-25 साल के हो, है ना। 20-25 साल में क्या होता है कि आप एक बार कपड़े ले लेते हो, अब आपको भी सालों तक फिट होते रहते, फट भी जाते हैं। जूते आपके पैर का विकास हो चुका है, पैर आपका साइज उतना ही रहेगा, 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर, जितना नंबर भी आप जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, आप देखते हो हर बार आपको सेम नंबर का ही आपको पहनना होता है। आप उतना लेके आओ क्योंकि वो एक बार हो चुका है उसका। लेकिन सबसे ज्यादा कब हो रहा है? जब बच्चा 0 से लेके 5 साल तक या 6 साल तक का होता है, जिसको शैशवावस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। इन्फेंसी से लेके अर्ली चाइल्डहुड तक वृद्धि का जो शारीरिक विकास है वो सबसे ज्यादा होता है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालयों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को किसके लिए पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो क्या है कि आपके व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान आपको क्यों रखना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान आपको क्यों रखना चाहिए, यह जानने के लिए कि कोई बच्चा कितना सीखने लायक है या नहीं है, उसकी बुद्धि का स्तर कितना है, उसकी एज कितनी है। आप अगर व्यक्तिगत भिन्नता सभी को एक समान एक ही लकड़ी से आगे जा रहे हैं, एक ही तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा, वो उतना अच्छे से उसको नहीं समझ पाएगा, उसकी एज इतनी हुई नहीं है, आप 12th लेवल का सिलेबस उसको पढ़ाए जा रहे हैं तो नहीं है ना। इसलिए आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना होता है। हर कोई बच्चा अलग समाज से आता है, अलग एज ग्रुप का होता है, तो उसके हिसाब से उससे बात करिए, उसके हिसाब से उसको पढ़ाइए आप ना। क्योंकि क्या है कि एक बच्चा है जो बहुत अलग ही समाज से आ रहा है, उसके एक बच्चा है जिसके समाज में कभी उसको अच्छी चीजें बताई नहीं गई हैं, पेरेंट्स भी उसके अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो क्या है आप उसके उन दोनों को बच्चे एक साथ रखेंगे, कुछ चीजें उस बच्चे ने देखी ही नहीं है, तो क्या है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान इसलिए रखना होता है क्योंकि आपको ये देखना होता है कौन क्या सीखने लायक है, कौन क्या सीखने लायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। बंडूरा जी की थ्योरी है, मैस्लो का है, स्किनर का है, फिर पियाजे का है। तो इनमें से किस सिद्धांतकार का मत ये था कि जो बच्चे हैं वो वृद्धि एवं विकास के प्रति कठोर अध्ययन करते हैं। तो ये मैस्लो जी की थ्योरी है। मैस्लो ने क्या किया है, नीड ऑफ हायरार्की दी है। इन्होंने क्या है, आवश्यकता का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसके इन्होंने 5 चरण दिए थे, जिसमें क्या है सबसे पहले आपकी फिजिकल नीड होती है, आपकी सबसे पहले शारीरिक नीड पूरी होनी चाहिए। शारीरिक के बाद सुरक्षा की भावना आती है, सुरक्षा की भावना के बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद आती है फिर आप कि उसके बाद आपकी इज्जत आती है कि अब अपन को फुल इज्जत चाहिए, आपको सम्मान की भावना विकास होता है। सबसे एंड में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको लास्ट स्टेज कहते हैं, जो हर किसी का वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, मतलब 1% भी लोग नहीं पहुंच पाते वहां तक, क्योंकि वो उनका जन्म क्यों हुआ है, वो किस पर्पज से उनका यहाँ आना हुआ है, या उनकी वो क्या करते हैं अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट को छोड़ के बड़े समाज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे विक्रम बत्रा जी है ना, तो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने बहुत से लोगों के लिए सोचा, पूरे देश के लिए सोचा, और वो शहीद हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी सही हो जाएगा। मैस्लो जी कहते हैं कि हम ना अपने विकास के लिए, विकास और वृद्धि के लिए कठोर अध्ययन करते रहते हैं, उससे मतलब हाईएस्ट लेवल अचीव करने के प्रति हम बढ़ते रहते हैं। तो ये मैस्लो जी के बारे में। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के जो व्यापक आयाम है वो किस प्रकार है, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, या फिर या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, या फिर संवेगात्मक, बौद्धिक या आध्यात्मिक, या फिर शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो व्यापक किसमें अंतर्गत सारा आ जाता है। सबसे पहले आता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, यही 3 प्रकार हैं आपके विकास के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसमें सब कुछ आ गया, फिजिकल भी आ गया, मेंटली भी आ गया, और सोशल और इमोशनल भी आ गया। तो PCS इसको कहते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सोशल और इमोशनल को एक साथ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। केवल पर्यावरण पर, न अनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या फिर केवल अनुवांशिकता पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, बी सही हो जाएगा। जो बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये ना बच्चे के अनुवांशिक, उसको माता पिता से क्या गुण मिले हैं और जो समाज से उसने क्या सीखा है, इसके आधार पर तो आप विकास का, आपके बच्चों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप किसके आधार पर करते हैं कि एक बच्चा अलग समाज से आ रहा है, एक बच्चा अलग माता पिता से जन्मा हुआ है, तो हर बच्चे का समाज अलग है, हर बच्चे के माता पिता अलग हैं, इसका आप ध्यान रखते हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण, इसके आधार पर ही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इनमें से कौन सा बच्चों के जो संवेगात्मक विकास है उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है।
कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश होना चाहिए। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रण प्रवेश होना चाहिए। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी होना चाहिए। तो ये कौन सा इसका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। प्रजातांत्रिक प्रवेश का मतलब होता है कि लर्नर सेंटर्ड कक्षा कक्ष का प्रवेश होना चाहिए। कक्षा का जो माहौल है या क्लासरूम का जो कहीं को पूरा एनवायरनमेंट है वो इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे को सेंटर में रख के सारी चीजें हो। बोर्ड इतने अच्छे से डिजाइन हो, बोर्ड को इतने अच्छे से दूरी पे लगाया गया हो जिससे हर बच्चे की सीट से वो प्रॉपर दिख रहा हो, बच्चे की सीटिंग पोजीशन इतने अच्छे से हो, है ना। सिलेबस उस तरीके से डिजाइन किया जाए, टीचर को उस तरीके से रिप्रेजेंट करनी हो अपनी चीजें। तो क्या है कि पूरा ही लर्नर सेंटर जब तक आप प्रजातांत्रिक नहीं बनाएंगे तब तक बच्चे का संवेगात्मक विकास या कहें कि पूरा सर्वांगीण विकास ठीक से नहीं होता है। हमेशा बच्चे को सेंटर में रखकर ही सारी चीजें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अध्यापक की तो पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये माता पिता का कार्य, यस माता पिता का भी कार्य होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि स्कूल का या फिर अध्यापक का कोई कार्य ही नहीं है। ये फिर कक्षा कक्ष का नियंत्रण प्रवेश होता जरूर है, लेकिन बच्चे को सेंटर में रख के दंडित नहीं किया जाता है, बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया जाता है किसी भी चीज के लिए। उसके सहयोग से सारी चीजें होती हैं, बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से चीजें उसको सिखाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। शिक्षक ने अगर प्रश्न पूछ लिया तो संज्ञानात्मक विकास में बाधक हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसमें कौन सा है जो कहें तो सबसे ज्यादा सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बाकी शिक्षार्थी एक निश्चित क्रम में सीखते हैं, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। सारे बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं, हर बच्चे की एज ग्रुप अलग है, हर बच्चे का मेंटल का लेवल अलग है, हर बच्चे का परिवार समाज अलग है, अलग समाज से आ रहा है, अलग फैमिली ग्रुप से आ रहा है, तो सारे बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। इसीलिए इंडिविजुअली डिफरेंसेस का भी कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए सभी बच्चों को समान नहीं समझा जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जो संज्ञानात्मक विकास है इनमें से किसके द्वारा कहें तो समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना होता है, या फिर उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो वो कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा कब समर्थित है? इनमें से ऐसा कौन सा आंसर है जो संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज्यादा समर्थन कर रहा है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षाओं का आयोजन करना कभी भी बहुत ज्यादा आपका मंडल विकास या कहेंगे ह्यूमन का डेवलपमेंट के लिए या फिर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। हर समय परीक्षा लेना, सुनियोजित परीक्षाएं लेना, लेते रहना, ये बिल्कुल ही कहें तो विकास के लिए ऐसा भी नहीं है कि यही एकमात्र तरीका है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों पर सुदृढ़ हो। पारंपरिक मतलब जो पहले से चली आ रही है। किस लेक्चर मेथड का बहुत ज्यादा यूज करना, एक ही तरीके से क्वेश्चन पैटर्न को बनाना, बच्चों को एक ही लकड़ी से हाँकना, बच्चों में अंतर नहीं करना। आप पारंपरिक जो पद्धतियां हैं उनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो विकास बहुत अच्छे से नहीं होगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यस, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण बनाना ये सही है, लेकिन सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना ये भी गलत है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ही आप ध्यान देते रहेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना होता है। समृद्ध मतलब जहाँ सारी चीजें अवेलेबल हो, बच्चे की पहुंच में हो सारी चीजें, और विविधतापूर्ण मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करी हुई चीजें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉट 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 महीनों की आय में बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। इनमें से किस एज ग्रुप के बच्चे हैं जो छोटे छोटे शब्दों को मिला के एक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं?
तो 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 या फिर 12 से 18 महीने के बारे में बात कर रहे हैं। वो महीनों में आए में के बीच में अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। छुटका, बाटा, इस तरीके के छोटे छोटे शब्द, मतलब माँ, पापा, बाबा, अम्मा, इस तरीके के शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो 18 से 24 मंथ के जो बच्चे होते हैं, यानी कि कहें तो 1.5 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं, वो छोटे छोटे शब्दों को मिला के एक वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे वाक्य, बहुत कठोर वाक्य नहीं, हाँ छोटे से वाक्य 1.5 साल से लेकर 2 साल के बच्चे, बीच के बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ए सही हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त, सांवेगिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, सांवेगिक, अमूर्त, मूर्त, सांवेगिक, सांवेगिक, मूर्त, अमूर्त। तो बच्चों से जो जन्म लिया किसी ने, बच्चे ने, उससे लेके जन्म से लेके किशोरावस्था में बच्चे में किस तरीके से विकास होता है? तो सबसे पहले बच्चे में विकास किस तरीके से होता है? सेंसरी पीरियड के में होता है, जहाँ बच्चा अपने क्या है, संवेद, सेंसेस के माध्यम से सीख रहा होता है, इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा होता है। उसके बाद कंक्रीट यानी कि मूर्त तरीके से सीखता है। और फिर जब बच्चा अडोलसेंस की तरफ पहुंचता है तो वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, अमूर्त सोचने लगता है, हाइपोथेसिस करने लगता है। पियाजे की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड आप कर सकते हो, सेंसरी मोटर, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। इसको आप उसमें आप डालोगे तो आपको फॉर्मल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। कंक्रीट जो आपकी पियाजे की 3rd स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर 0 से 2 साल वाली जो सेंसरी है उसके अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? डी सही हो जाएगा। बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के विकास को आप इसी क्रम में बांट सकते हैं। सबसे पहले सेंसरी में, फिर कंक्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट। बच्चा पहले इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, फिर बच्चा देख के समझ के चीजों को फिजिकल में जो देखता है उसके माध्यम से सीखता है, तर्क करने लगता है, और एंड में क्या करता है बच्चा? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, हाइपोथेसिस करने लग जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों का सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? बच्चों का सीखना सबसे ज्यादा प्रभावी कब होगा? जब वे केवल सुनते हैं, जब वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब होगा। जब वे केवल याद करते हैं, जब वे केवल याद करते हैं तब, जब शिक्षक केवल व्याख्या देता है। तो बच्चे को सीखना सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है? जब वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जब वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होके, उनके पास कहते हैं ना रेडीनेस, जो रेडीनेस की थ्योरी है उसमें वो कहते हैं कि थॉर्नडाइक जी ने बताया कि लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में उन्होंने बताया कि जब आप बच्चा रेडी होगा, सीखने के लिए तत्पर होगा, तत्परता का सिद्धांत है ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे। कोई बच्चा अगर सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप उसको अच्छे से नहीं सिखा सकते। तो जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित है, मतलब अंदर से मोटिवेटेड है, तो क्या है, आप उसको अच्छे से कुछ भी सिखा सकते हैं। अच्छा उसके अंदर सिखाएंगे और वो लंबे समय तक चलेगा। सीखने की डेफिनेशन भी यही है कि आपके व्यवहार में जो स्थायी रूप से परिवर्तन आता है उसे लर्निंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका सही क्रम क्या है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, या फिर मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, देन मूल्यांकन। नॉलेज, परसेप्शन, एप्लीकेशन, पहले आप ज्ञान लेते हैं, फिर उसका अवबोध करते हैं, फिर अनुप्रयोग करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, फिर देन मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन सबसे लास्ट में आएगा, आप इस चीज को याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप ... होते हैं। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, पियाजे जी की स्टेज के बारे में पूछ रहा है। मूल प्रत्यात्मक होता है, संरक्षित होता है, संज्ञानात्मक होता है, या फिर संवेगात्मक होता है। तो शैशवावस्था में बच्चे का क्रियाकलाप पूरे तरीके से किस तरीके से होता है? ये क्या करता है, इसकी मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड करता है। बच्चा क्या क्या है, अपने सेंसेस के माध्यम से, उसके अंदर जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से सीख रहा होता है। ऑप्शन नंबर का आंसर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, पहले भी आया था। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ए सही हो जाएगा। पहले भी मैंने कराया था ये वाला क्वेश्चन, इसी सेट का है, रिपीट हो गया एक बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक की जो बाल केंद्रित का मतलब है जिसमें बच्चा केंद्र में है, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना,
केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना, अनुशासन बनाए रखना। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आप देखते ही समझ हो गया। बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनका आप ध्यान रखते हैं, किस समाज से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे, उन सारी चीजों को आप ध्यान में रख के अगर पढ़ाते हैं तो क्या है, वही एक बच्चे के लिए कहें तो लर्नर सेंटर्ड क्लास कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? संवेदी गतिज अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो पियाजे जी ने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस दी हैं। पहली सेंसरी मोटर, जिसे आप कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। और चौथी जो लास्ट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसको 11 अबव के लिए होता है। तो पियाजे जी की ये 7 से 11 के लिए थर्ड स्टेज के बारे में पूछ रहा है। यहाँ सीरीज से भी लगी हुई है। सी नंबर पे ये थर्ड स्टेज है, ए पे पहली वाली है, बी पे दूसरी है, सी पे थर्ड है, और फोर्थ चौथी डी पे है। तो ये क्या है कि सारी उन्होंने सीरीज में पहले से ही लगी हुई है। थर्ड स्टेज के बारे में पूछ रहा है, ये क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है। संवेदी गतिज अवस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त 7 से 11। औपचारिक 11 से अबव के लिए, जिसमें बच्चा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, डी वाले। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेडपीडी का अर्थ क्या है? जेडपीडी का अर्थ क्या है? वाइगोत्स्की जो है उनके सिद्धांत पे जेडपीडी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसके अंदर जेडपीडी की उन्होंने यहाँ फुल फॉर्म पूछ ली है। जोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट है, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट है। तो जेडपीडी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। स्कैफोल्डिंग पूछा जाता है, जेडपीडी पूछा जाता है, वाइगोत्स्की जी के बारे में पूछा जाता है, जिन्होंने समाज संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है, उन्होंने इसके बारे में बात करी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी के तहत मोर नॉलेजेबल अदर्स का भी कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत आता है। होता क्या है, आपका विकास में एक क्रम में है, आपका विकास एक गोले में है। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक आपका विकास हो सकता है। आप अभी पढ़ रहे हैं, आप टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो साइंटिस्ट न बनना क्या है, आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो जोन है, उससे आपके बाहर की चीज है ना। अगर किसी बच्चे के अंदर वो गुण है ही नहीं, आप क्रिकेटर किसी को भी नहीं बना सकते, आप फुटबॉलर किसी को भी नहीं बना सकते, आप साइंटिस्ट किसी को भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है, वो उनके जोन ऑफ डेवलपमेंट से बाहर की चीज है। जो बच्चे के जोन ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, उसका विकास वहां तक हो जाता है। और क्या है कि इसी में मोर नॉलेजेबल अदर आता है, अगर विकास का कहते हैं ना, वो उसके हाईएस्ट लेवल तक उसको पहुंचा देता है। वो मोर नॉलेजेबल अदर्स जो होता है, वो बच्चे के साथ का सहपाठी हो सकता है कि मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे मैथ पढ़ा दो। हो सकता है मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे इंग्लिश पढ़ा दो। आप मेरे से इंग्लिश में ज़्यादा जानते हो, मैथ में ज़्यादा जान सही हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, किसी में भी आप मेरे से ज़्यादा जानते हो सकते हो। मैं हो सकता है थोड़ा सा आपसे ज़्यादा जानता हूँ, या फिर नहीं भी, बस थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, है ना। तो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। वाइगोत्स्की जी की पूरी थ्योरी एक क्लास में करवा दूंगा, उसमें सारी डिटेल में एक बार में बता दूंगा। ध्यान रखना, सीटेट में वाइगोत्स्की हो गए, पियाजे हो गए, कोलबर्ग हो गए, है ना, कोलबर्ग है, यानी कि ये सारे के सारे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इनके बारे में आते ही आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को एक ही तरफ से पढ़ाना चाहिए, अलग अलग शिक्षण विधियों का उपाय करना चाहिए, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए। तो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अगर आप ध्यान रख रहे हैं, एक शिक्षक के तौर पे अगर आप व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखेंगे, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग शिक्षण विधियां अलग अलग पैटर्न में पढ़ाएंगे, अलग तरीके से समझाएंगे, एक ही एग्जाम्पल नहीं लेंगे, बच्चे के उनके समाज से एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। कोई बच्चा अगर अलग समाज से आया हुआ है, उसके लिए उसके तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इंडिविजुअली डिफरेंसेस तरीके से पढ़ाने का एक ही तरीका है, आप अलग अलग विधियों का प्रयोग करिए। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आप उनको चेंज भी करिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना?
समावेशी शिक्षा, एक बार देख लो, याद कर लो इसको। अगर समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, समावेशी शिक्षा का सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य एक ही है, सभी को एक साथ पढ़ाना। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या फिर सामान्य बच्चे, कोई भी है, सभी को एक साथ आप पढ़ाएंगे, वो समावेशी शिक्षा है। एक ही क्लासरूम में एक छत के नीचे आप सभी को पढ़ा रहे हैं, समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। यही कहती है कि किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, कहीं से भी कोई भी बच्चा आया है, किसी भी एज ग्रुप का है ना, सभी को आप पढ़ाएंगे। दूसरा क्या है कि मंदबुद्धि वाले अलग नहीं पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली अलग नहीं पढ़ेंगे, सामान्य वाले अलग नहीं पढ़ेंगे, सभी को एक साथ पढ़ाना है ना, जिससे क्या है, जब वो बच्चे समाज में निकल के जाएं तो एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना करें। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा आकलन सीखने के दौरान किया जाता है? सीखने के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? निर्माणात्मक आकलन, संकलनात्मक आकलन, वार्षिक परीक्षा या फिर बोर्ड परीक्षा। सीखने के दौरान क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, इवेल्युएशन भी कह सकते हैं, फॉर्मेट असेसमेंट है, ये सीखने के दौरान किया जाता है। जैसे आप खाना बना रहे हैं, बनाते टाइम पे आपने क्या किया, चम्मच से लेके थोड़ा सा चख लिया, कहीं नमक तो ज़्यादा नहीं है, मिर्च तो ज़्यादा नहीं हो गई है, तो ये क्या है, आप सीखने के दौरान कर रहे हैं। तो सीखने के दौरान जब किया जाता है तो क्या है, ये फॉर्मेटिव है। एक होता है कि सीखने के बाद कर रहे हैं आप, समेटिव क्या है कि आपने सीखने के बाद कर रहे हैं, तो ये सीखने के बाद है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? जो कहते हैं ना, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बात करी है? जीन पियाजे जी हैं, B.F. स्किनर जी हैं, हार्वर्ड गार्डनर जी हैं या फिर कोलबर्ग हैं? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बात करी है? ये हार्वर्ड गार्डनर जी हैं। हार्वर्ड गार्डनर जी ने पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, फिर 8, अभी 9 प्रकार की भी है, लेकिन एनसीईआरटी, सीटेट, यूपीटेट या किसी भी टेट एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, 8 प्रकार की बुद्धि मानिए आप, 8 पे टिक मार के आइए। किसने कराया? हार्वर्ड गार्डनर जी ने। गार्डनर जी ने बताया कि हर किसी में अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है, एक ही में कई प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। इंट्रापर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इस तरीके से इन्होंने 8 प्रकार की भी दी है। प्रकृति के बारे में हो सकता है, स्थान के बारे में बुद्धि हो सकती है, या फिर इंटेलिजेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है। अलग अलग इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर जी मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या है, स्पीयरमैन जी थे, उन्होंने क्या बताया, केवल एक प्रकार की बुद्धि बताई थी। उन्होंने बताया कि जी फैक्टर एक केवल जनरल बुद्धि होती है, उसी से सारा विकास हमारा चल रहा होता है, उसी से पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। लेकिन गार्डनर जी जब आए तो गार्डनर जी ने क्या किया, उनकी जो एक वन फैक्टर थ्योरी थी उसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया, उसकी आलोचना करी, कहा कि एक ही बुद्धि नहीं होती, बुद्धि क्या है, कई प्रकार की होती है। एक ही में कई प्रकार की हो सकता है कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है आपको खेलने में भी इंटरेस्ट हो सकता है आपको स्थानिक समझ भी हो। तो हार्वर्ड का ये भी क्वेश्चन आता है कि स्पीयरमैन की आलोचना किसने करी थी? स्पीयरमैन की आलोचना किसने की थी? हार्वर्ड गार्डनर जी ने करी थी। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे जी ने दी है, लेब वाइगोत्स्की जी ने दी है, B.F. स्किनर ने दिया है, फिर थॉर्नडाइक ने दिया है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक जहां भी आ जाए चुपचाप लेब वाइगोत्स्की जी को लगा के आ जाइए। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, सकारात्मक प्रोत्साहन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अवधारणा किसने दी है? सकारात्मक रीइंफोर्समेंट की अवधारणा किसने दी है? तो B.F. स्किनर ने दी है, जीन पियाजे जी ने दी है, ब्रूनर जी ने दी है, या फिर हार्वर्ड गार्डनर जी ने दी है। तो क्या है, इसके बारे में किसने किया है? रीइंफोर्समेंट के बारे में किसने बात करी है? उसमें भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में किसने बात करी है? तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में किसने बात करी? ये B.F. स्किनर जी ने बात करी है। B.F. स्किनर जी कहते हैं कि किसी को अगर रीइंफोर्समेंट करें कि अगर उनको पुनर्वलन अगर सकारात्मक होगा तो बच्चा वो उस चीज को रिपीट करेगा। कोई भी चीज आपने करी उससे आपके ऊपर अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसको आप दोबारा करेंगे। अगर आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई चीज़ आपने टेस्ट करी आपको अच्छी नहीं लगी, आप उसको दोबारा नहीं खाएंगे। आपने कोई चीज़ टेस्ट करी आपको वो अच्छी लगी, आप उसको दोबारा फिर से खाएंगे। तो बस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में किसने बात करी है? B.F. स्किनर जी ने बात करी। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? कोलबर्ग जी ने नैतिक विकास के क्या है कि 3 लेवल दिए हैं। 3 लेवल में उन्होंने क्या किया है, हर लेवल के 2-2 चरण दिए हैं। यहाँ क्या है कि 2-2 इसके टर्म है।
तो परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर। तो जो कोलबर्ग जी हैं इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं। इसके हिसाब से इन्होंने वो पूछ रहा है कि पहली स्टेज इनमें से कौन सी है, पहली लेवल कौन सी है। तो सबसे पहली लेवल है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज है। इसके बाद आती है परंपरागत स्तर जो ए पर है, जो कन्वेंशनल है। तीसरी है उत्तर परंपरागत स्तर जो तीसरी है। टोटल लेवल कितने हैं? 3। इसमें स्टेजेस टोटल कितनी है? 6। हर में जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसमें 2 है। इस तरीके से 2 सब में है, तो 3 में कितनी हो जाती है? टोटल 6 हो जाती है। पहले प्री है, उसके बाद कन्वेंशनल है, उसके बाद पोस्ट है। याद रखिए, प्री, कन्वेंशनल एंड पोस्ट। अब एक बार इसको सीरीज में भी लगाने को आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए या फिर क्या कर सकता है? केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए। केवल लेक्चर मेथड का अगर वो प्रयोग करेगा तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ना लर्नर सेंटर नहीं होती है, बच्चा इसमें सक्रिय नहीं रहता है। अगर बच्चा सक्रिय नहीं रहेगा तो सीखना प्रभावी नहीं होगा। बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रटना तो बिल्कुल ही नहीं है, जो चीज़ आप समझते हैं उसको आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। होता क्या है कि सीटेट इतनी सालों से हो रहा है, सब पढ़ते हैं, फिर भी आज भी 12 से लेकर 18% ही सीटेट का रिजल्ट आ रहा है। यानी कि पर 100 बच्चों में से केवल 12 से 18 बच्चे पास हो पा रहे हैं, बाकी के बच्चे फेल हो जा रहे हैं। क्यों? रटने पे फोकस कर रहे हैं या फिर ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक से समय नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हो, आप 1 घंटे की क्लास बना दो, कोई भी बच्चा पूरे 1 घंटे की क्लास देखने को तैयार नहीं है। उन्हें ना वो 30 सेकंड वाली या फिर कहें तो 25 सेकंड वाली वो रील वाली आदत पड़ गई है। आप मुझे बताओ, 1 घंटे की क्लास में अगर 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, कम है ये 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे की क्लास में मिल रहे हैं, आप ठीक से देख लेते हैं, वो 50 क्वेश्चन देखने से क्या होगा, आपको ना क्वेश्चन के प्रति क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, उसको आंसर को कैसे करते हैं, एलिमिनेट कैसे करते हैं, आंसरों को एक दूसरे से अलग कैसे छांटते हैं, सारा कुछ समझ में आता है। पर क्या है, मैंने देखा है कि 2 मिनट की वीडियो देख ली, 4 मिनट की वीडियो देख ली, कोई पूरी वीडियो नहीं देखेगा। फास्ट करके देख लो। अगर आपको मेरी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, आपको अगर उससे क्या है कि आपको लग रहा है ये धीरे पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ी जल्दी चीजें समझ में आ रही है, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, आंसर को भी जल्दी पढ़ लेते हैं, आप क्या करिए, फास्ट कर लीजिए, उसको 2x पे कर लो, करके देख लो। लेकिन क्या है कि एक बार कोई क्लास अगर आप देख रहे हो उसको पूरा देखो, इससे आपको आसानी भी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बच्चों के सक्रिय रूप से सीखने के लिए शामिल करना चाहिए या फिर केवल गृह कार्य पर ध्यान देना चाहिए? गृह कार्य पर ध्यान देना बिल्कुल ही गलत है। सीखना प्रभावी बिल्कुल ही नहीं होता। गृह कार्य क्या किया आपने, दिया, बच्चा घर से करके लाया, आपने चेक कर लिया, फिर करके लिया, अगली बार दिन दे दिया, इसमें प्रभावी क्या हो रहा है ना? लेकिन क्या है, बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने के लिए शामिल करना, उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करना, उनको क्या है किसी भी प्रोजेक्ट में जोड़ना, उस प्रोजेक्ट के प्रति उनको उनके अंदर रीइंफोर्समेंट डालना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डालना, उनके लिए आंतरिक प्रेरणा का विकास करना उनके अंतर्गत। तो इस तरीके से आप करेंगे तो क्या है, आपका सीखना और शिक्षण जो दोनों ही प्रभावी हो जाएंगे। तो सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो क्लासरूम है उसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देगा, सभी बच्चों पर समान अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाएगा या फिर केवल पाठ्यक्रम पूरा कराएगा? केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देगा तो नॉर्मल वाले बच्चे या फिर मंद बुद्धि वाले बच्चे, उनका क्या होगा, सभी को पढ़ाना है उसको। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से बैठाना, आपने अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग से बैठा दिया तो क्या है कि वो समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आगे चल के वो जब मेन समाज में पहुंचते हैं तो वहां उनको ना बड़ा अलग थलग फील होता है, और एक बार बच्चा अगर अलग थलग फील करता है तो वो क्या करता है, समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा। समायोजन नहीं कर पाना का मतलब है बच्चे के अंदर कहें तो हीन भावना विकसित हो जाती है, उसको लगता है मैं तो कम हूं, मैं इनके लायक नहीं हूं। तो क्या करना है, सभी को साथ पढ़ाना है, केवल पाठ्यक्रम पूरा कराना। पाठ्यक्रम पूरा कराना शिक्षक का मेन मोटो है ही नहीं। शिक्षक का मेन मोटो है बच्चे के अंदर विकास करना, बच्चे की समस्याओं को दूर करना, बच्चे के अंतर्गत ही सारी चीजें चलेंगी। बच्चे को लर्नर को सेंटर में रखकर ही आपको पढ़ाना है, और दूसरी चीज एक शिक्षक के तौर पे आप नहीं करेंगे। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करेंगे। यस, आप सभी बच्चों को पढ़ने का मौका देंगे, आप उन्हें उनका कहें तो आप उनकी जो अंदर उनके अंदर जो गुण है उनको विकास
तो करने दो, उनकी अंदर की जो पोटेंशियल है उनको बाहर निकालो, उनका हाईएस्ट लेवल तक उनको लेके जाओ। क्या है कि एक बच्चे के अंदर विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर एक चीज नहीं कर पा रहा है तो दूसरी भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है कोई बच्चा सीखने में अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वो बच्चा क्रिकेट अच्छा नहीं कर पा रहा है, हो सकता है वो गाना में अच्छे हो। क्या है कि आजकल तो हर इतने सारी चीजें आ गई हैं, आप बच्चे के अंदर जरूरी थोड़ी ना केवल एक ही रह गया है, टीचर ही बनना है या फिर डॉक्टर ही बनना है या फिर इंजीनियर ही बनना है। आजकल तो कहें तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं, इतना ज्यादा नहीं रहा है, अब तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप कुछ भी करवा सकते हो, है ना। तो ध्यान रखिए, सभी को अवसर देना है, उनका जो मेंटल का लेवल है उसको हाईएस्ट लेवल तक उसको लेके जाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। पियाजे के अनुसार मूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? मूर्त चिंतन की बात कर रहा है, संवेदी गतिज 0 से 2 वर्ष। यहाँ क्या है कि बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा होता है, मूर्त अमूर्त इस तरीके की कोई चीज आई ही नहीं होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक क्या है कि बच्चा इतना बड़ा नहीं हो पाता है, उसके अंतर्गत क्या है कि अभी क्या है कि बच्चा ना अहम केंद्रित रहता है, इस टाइम पे वो क्या है कि ईगो सेंट्रिक इस टाइम पे ज्यादा रहता है, तो उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो 7 से 11 वर्ष की होती है, इसमें क्या होता है कि मूर्त तरीके से सोचना शुरू कर देता है, तार्किक लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? अमूर्त चिंतन। वो पूछ रहा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब शुरू करता है? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमेशा फॉर्मल ऑपरेशनल पियाजे जी की 4th स्टेज है, जो 11 से अबव के लिए आती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें अमूर्त रूप से हाइपोथेसिस करना लगता है, यहाँ का है कि मेटाकॉग्निशन के बारे में सोचना लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। निकटतम विकास का क्षेत्र जेडपीडी किस मनोविज्ञान से संबंधित है? जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बात करी थी। किसने बात करी? जीन पियाजे जी ने, लेव बाइकोस्की जी ने, बी.एफ. स्किनर ने या फिर गार्डनर जी ने। निकटतम विकास का क्षेत्र जेडपीडी जी के बारे में किसने बात करी है? ये लेव बाइकोस्की जी ने बात करी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 है। सीखने का सिद्धांत, सीखने का ऐसा कौन सा सीखने का सिद्धांत प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर किसने दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक जी ने दिया है, स्किनर ने दिया है, पियाजे ने दिया है या फिर बाइकोस्की जी ने दिया है? तो सीखने का जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? ये थॉर्नडाइक जी की है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करिए, वो उसका उदाहरण क्या है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। अब क्या है कि पुरस्कार क्या है? बाहरी रूप में मिलता है, तो आप क्या है आंतरिक प्रेरणा के बारे में नहीं है ये। अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ना, अंक लाने के लिए आप पढ़ रहे हो, ये भी आंतरिक नहीं है। सीखने में रुचि होने के कारण पढ़ना, यस। अगर सीखने में रुचि है, कोई चीज आप जानना चाह रहे हैं, उस चीज के प्रति आप ना सीखने का मन है आपका, आप मतलब अभी क्या है कि आपको पता है कि मेरे को सीटेट पास करना है, सीटेट से मेरे को ये चीज अच्छी सीखने को मिलेगी, सीडीपी पढ़ूंगा तो ये चीज बच्चों को समझने का मैं बच्चों को समझ। आप देखते हैं सीटेट जब आप पढ़ते हैं या फिर आप सीटीपी की क्लास लेते हैं, आप ना बच्चे के लिए आप एक अलग तरीके से आप सोचना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या है कि अंदर से मोटिवेटेड होते हैं उसके लिए। ये नहीं है कि मैं पास हो जाऊं, इतने नंबर मेरे आ जाए इस तरीके से। हालांकि ये भी जरूरी है, बाहरी मोटिवेशन जरूरी होती है, लेकिन यहाँ वो पूछ रहा है, उदाहरण पूछ रहा है आंतरिक मोटिवेशन के बारे में। दंड से बचने के लिए पढ़ना, यस। मार पड़ेगी नहीं तो पढ़ लेते हैं, ये वाला काम करके लेके चलते हैं, नहीं तो शिक्षक मारेंगे या मम्मी के घर से डांट पड़ेगी, चोरी नहीं करेंगे डांट पड़ेगी। नहीं, चोरी करना गलत है, ये मेरे को पता है, ये बुरी चीज है, इस तरीके से नहीं करते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी सही हो जाएगा। सीखने में रुचि होने का कारण यही है। सीखने में अगर आपकी रुचि है, खुद से रुचि है अंदर से, तो क्या है? ये आपकी आंतरिक मोटिवेशन है। बाहरी पुरस्कार के लिए पढ़ना, ट्रॉफी मिलेगी, नंबर अच्छे आ जाएंगे, पिटाई नहीं करी जाएगी, इसके बाद वहां घूमने का मौका मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, सब बाहरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये करवाया था। सिर से पैर की ओर विकास सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, केंद्र से बाहर की ओर का विकास प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। जहां प्रॉक्सिमी से लेकर डिस्टल की ओर विकास होता है, इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? सी सही हो जाएगा। सर से पैर तक सेफेलोकॉर्डल, सेफेलो मतलब सर, कॉर्डल मतलब पैर,
तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप व्यक्तिगत भिन्नताओं का विकास करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? सभी शिक्षार्थियों को समान कार्य देंगे, सभी को एक ही गति से पढ़ाएंगे, या फिर शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कार्य कराएंगे, या फिर केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे? कई आ चुके हैं इसके ऊपर, व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर इस सेट में 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से पढ़िए, एक बार में हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का विकास करने के लिए या ध्यान रखने के लिए सबसे पहले एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझो, उसके अनुसार अपना शिक्षण का कार्य करो। देखो एक बच्चे को कहाँ जरूरत है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, अगर सही कहीं कठिनाई आ रही है वहां आप उसको सिखाओ, हिंट दो, है ना। पूरी सवाल नहीं बताना होता है, सिर्फ हिंट देना होता है, जहां अटका होता है वहां बताना होता है। उसकी आवश्यकताओं को पहचानो, एक बार आप उसकी आवश्यकताएं पहचान लो, उसके हिसाब से आप शिक्षण का कार्य करेंगे, शिक्षक बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का विकास का ध्यान, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान इसलिए भी रखना होता है क्योंकि क्या है, सभी बच्चे अलग समाज, अलग परिवेश, अलग माता पिता से आए होते हैं। तो अगर आप सभी को एक तार रखेंगे तो उनकी बुद्धि का विकास उतना नहीं होगा, शिक्षण आप उतना अच्छे से नहीं चला पाएंगे ना। एक ही लकड़ी से आंकना, एक ही लकड़ी से नहीं आंकना होता है, सभी अलग हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। एक ही तरीके के सब हो जाएंगे तो बहुत बुरा सा लगेगा। ये पूरा समाज, रोबोट देखते हो आप, एक तरीके से रोबोट बने होते हैं। रोबोटिक नहीं बनानी है क्लास, रोबोटिक नहीं बनाने का एक ही तरीका है, सभी की आवश्यकताओं को पहचानो, इंडिविजुअली डिफरेंसेस का ध्यान रखो। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। CTET में CDP के अनुसार सीखना मुख्यतः क्या माना जाता है? यहाँ CET लिखा हुआ है, जबकि कह सकते हैं कि सीखना मुख्यतः कब होता है? जानकारी को याद रखना है सीखना है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखना है, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना सीखना है, या फिर शिक्षक द्वारा ज्ञान से देना है? सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आपके अगर व्यवहार में हो जाता है तो आपने लर्निंग हुई है। आपने अगर बाइक चलाना सीखा, आप फिर वो कभी नहीं भूलेंगे। आप चाहे 10 साल बाइक मत चलाओ, 10 साल बाद आपको जब भी मैं बाइक दूंगा कि ये लो चाबी चला के दिखाओ, आप उस बाइक को चला लेंगे। आपने लिखना नहीं है, आपने 10 साल तक नहीं लिखा बिल्कुल भी, आपको मैं पेन दूंगा, आपसे मैं बोलूंगा, आप तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। स्थायी परिवर्तन, एक बार जो चीज सीख ली वो एक बार सीख ली, लाइफ लॉन्ग आप सीख चुके हैं, उसे सीखना कहते हैं। अगर कोई चीज आप भूल जाते हैं, आपने वो चीज नहीं सीखी। लर्निंग की डेफिनेशन यही है, आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 है। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी है? स्किनर ने, ब्रूनर ने, कोलबर्ग ने, या फिर गार्डनर ने? तो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? बी सही हो जाएगा। ब्रूनर जी हैं, उन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करी है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। स्कैफोल्डिंग होती है पार्ट, ढांचा। आप देखते हो जब आप घर बनाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, वो ना पाड़ बना लेते हैं, गांव में पाड़ बोलते हैं जिसको, जिसपे क्या करते हैं, मिस्त्री है काम कर रहा है, उसको ऊपर ईंट लगानी है तो वो चिनाई करनी है ऊपर के लिए, तो वो क्या करता है, पाड़ लगाता है, डंडों पे बांध लेता है, उस पर फट्टे रख लेता है, उस पर खड़े होकर बनाता है, तो उसको पाड़ कहते हैं। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मतलब सहारा, सहारा ले रहा है उससे ऊपर जाने के लिए। ऐसे ही क्या होता है कि एक फादर है, अपने बच्चे को साइकिल चलाना सीख रहा है, तो कैरियल को पीछे पकड़ के रखता है उसको, और बच्चा जब तक खुद से नहीं चलाने लग जाता है तब तक उसको पकड़ के रखता है। जैसे ही बच्चा चलाने लगता है तो वो हटा लेता है, उसको हाथ को हटा लेता है। इसे स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। उसको सिखा रहा है, स्कैप फोल्ड कर रहा है, मतलब उसको सहारा दे रहा है। एक बार उसने सीख लिया तो वो आगे फिर खुद से कर लेता है उसको। स्कैप फोल्डिंग की आप देखते हो शॉप होती है जहाँ लोहे की बल्लियां आती हैं, जिसके माध्यम से आप लेते हैं तो लेंटर डलवाने का काम करते हैं। स्कैप फोल्डिंग की वो दुकान ही होती है। आजकल दुकानों पे बाहर स्कैप फोल्डिंग्स लिखा होता है ना। तो ये किसने दी है? ब्रूनर दी ने दी है। स्कैप फोल्डिंग होती क्या है? सहारा देना, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? बी सही हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग के बारे में किसने बात करी है? ब्रूनर जी ने बात करी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित पूछ रहा है। लर्नर सेंटर्ड क्लास में एक प्रभावी शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, केवल टेक्स्ट बुक्स पर निर्भर रहेगा, उसी से फॉर्मूला रटवा रहे हैं, उसी से क्वेश्चन आंसर बनवा रहे हैं, नहीं। सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से पढ़ाना, सेम डंडा लेके आगे जा रहे हैं, नहीं। सभी विद्यार्थियों को सेम तरीके से नहीं पढ़ाना होता है। इंडिविजुअली डिफरेंसेस का ध्यान इसीलिए रखा जाता है। सभी बच्चे अलग हैं, अलग परिवेश से आए हुए, अलग समाज से आए हुए हैं। कोई गांव का बच्चा है, शहर का बच्चा है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। अलग एज ग्रुप के भी बच्चे होते हैं, इसका भी ध्यान रखना होता है। बच्चे की मेंटल स्टेज का भी ध्यान रखना होता है, एज का ध्यान रखते हैं, है ना। तो
विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षण कार्य कराना या फिर केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना। परीक्षा के परिणामों पर ध्यान देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। लास्ट में जाके रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चा इस चीज को कितना समझ पा रहा है, कितना अप्लाई कर पा रहा है अपने जीवन में, कितना इतना अच्छे को प्रभावी। आप सिर्फ नंबर के पीछे पड़े हैं कि मैथ में इसके कितने नंबर आए, आपको कोई मतलब नहीं है कि ये इसने रट के फॉर्मूले से सॉल्व करा है या इसने ये चीज समझ ली थी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि क्या है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों को अनुसार शिक्षण कार्य देंगे आप। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पहचानिए, उनकी रुचियों को पहचानिए। शिक्षक के रूप में आपका कार्य क्या है, आप उनकी रुचियां, उनके शिक्षण के कार्य को अच्छे से समझिए, पहचानिए, उसके बाद शिक्षण का कार्य करेंगे तो आपका शिक्षण बहुत ही प्रभावी होगा। और लर्नर सेंटर्ड का मतलब ही क्या है, शिक्षार्थी को केंद्र में रख के पढ़ाना है। क्योंकि क्या है कि एक शिक्षार्थी को अगर आप केंद्र में रखेंगे तो क्या है कि उसको लगेगा कि उसके आसपास ही सारी चीजें हो रही हैं, उसके लिए किया जा रहा है। आपका कोई उसमें रोल सिर्फ इतना सा है, आपका रोल एक बच्चे को कठिनाइयां दूर करना, उसकी समझ विकसित होनी चाहिए, उसकी रुचियों का विकास होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में आप यही करेंगे, तभी आपका शिक्षण कार्य प्रभावी माना जाएगा और इसी को लर्नर सेंटर्ड क्लास कहते हैं। तो ये थी आज की 50 क्वेश्चन की क्लास, सीटेट की, यूपी टेट के लिए, सीडीपी की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप सबकी तैयारी अच्छी चाहिए चल रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, आप ही का चैनल है, नया चैनल है, मैं देख रहा हूँ। ध्यान से देखिए, पूरी क्लास देखा करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक क्लास देख ली दूसरी नहीं देखी, सारी क्लास देखिए। मैं ज़्यादा ला भी नहीं रहा हूँ क्लासेस, लेकिन जितनी ला रहा हूँ बहुत प्यारे क्वेश्चन ला रहा हूँ और आगे आने के भी इनके चांसेस हैं। बाकी आप अपना अपना ध्यान जरूर रखिए, कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसका आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ऐसा लगे कि यार ये नहीं आ सकता है। सारे क्वेश्चन चुने हुए हैं, उठाए हुए हैं, अपना अपना ध्यान रखिए। ये आंसर की है, आंसर की एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से लगा के देखेंगे, आपको इजी रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना, अपना ध्यान रखिए। पेपर बहुत नज़दीक है, सीटेट का पेपर भी अब इतना नज़दीक है और यूपी टेट तो अभी कुछ दिनों में ही है। तैयारी थोड़ी अच्छे से करिए, रीट की परीक्षा भी इस साल होने की उम्मीद है, उसकी भी के लिए फॉर्म भरना, आप थोड़ा ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो। अपना अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।